राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदेद। जब कोविड आया तो ज़ाहिर है बिना बताए आया, कोई तैयारी नहीं थी हमारी किसी भी सेक्टर की, पूरी दुनिया में कोई तैयारी नहीं थी। क्या हेल्थ सेक्टर, क्या एजुकेशन सेक्टर। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पूरी दुनिया के सामने आ गया कि अब तालीम कैसे बच्चों को दी जाए। और ऐसे में जब पूरी दुनिया अभी सोच ही रही थी, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविजन ने एज अ स्टेट टीवी चैनल अपनी जिम्मेदारी को न सिर्फ समझा बल्कि फौरी तौर पे रिएक्ट किया, बल्कि प्रोएक्ट किया। और हम देखते हैं कि फेडरल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन शफकत महमूद साहब और हमारे इस इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर पीटीवी के एमडी आमिर मंसूर, इन दोनों ने पूरे पैशन के साथ इमीडिएटली एक अलग से चैनल बनाने का फैसला किया जिसका नाम रखा गया टेली स्कूल, जो इस वक्त भी चलता है और हजारों लाखों बच्चे जो हैं उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। ये काम पाकिस्तान टेलीविजन के लिए अकेले करना मुमकिन नहीं था, इसलिए कि फौरी तौर पे कंटेंट डेवलप करना, मुख्तलिफ मॉड्यूल्स, मुख्तलिफ असबाक, मुख्तलिफ सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं उनको किस तरह से टेलीविज़न के ज़रिए बच्चों तक, घर तक पहुंचाया जाए। इसलिए कि स्कूल तो हो गए बंद, अब उस बच्चे को घर तक हमने पहुंचाना है टेली स्कूल के ज़रिए वो सारा निसाब जो उसका 1 साल या 2 साल उसके बचा सकता है। ऐसे में कुछ ऐसे इदारे जो कि फलाही इदारे, और उन्होंने फौरी तौर पे पीटीवी के साथ कदम से कदम मिलाया। और इसमें हम देखते हैं कि सबक.pk का पीटीवी के साथ शामिल होना और कंटेंट प्रोवाइड करना एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की सक्सेस स्टोरी है। और सबक.pk के रूह रवां, इसके फाउंडर इकबाल मुस्तफ़ा खान साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे हम ज़रा ये सारी कहानी सुनते हैं कि ये सब कैसे हुआ, किस तरह हुआ। एक जादू का सा काम हमें लगता है, लेकिन इसके पीछे बैक एंड स्टोरी क्या है। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं कहानी ये शुरू करना चाहूँगा कि कोविड तो आया 2019 में, लेकिन आप ये काम 2012 से कर रहे थे, तो क्या आपको पता था कि आने वाला है? नहीं, कोविड का तो बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन मैं जो हूँ, मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अमेरिका में गुजरी है। अच्छा। तो मेरा पाकिस्तान वापस मूव हो रहा था 2011 में, तो मैं एजुकेशन में कुछ करना चाहता था। मेरा वैसे बाय प्रोफेशन जो हूँ मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। और आपका वही बिजनेस भी है? जी, मेरा आईटी एक्सपोर्ट का बिज़नेस है, मेरी अपनी यहाँ कंपनी है और एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका। तो उसमें मैं पाकिस्तान जब शिफ्ट हो रहा था तो मैं एजुकेशन में कुछ करना चाहता था, और मैं चाहता था कोई ऐसी चीज़ करूं जिससे कोई आम तौर पे लोग जो हैं जब थोड़े वसाइल आते हैं तो वो कोई एक स्कूल खोल लेते हैं, किसी स्कूल को फंड कर लेते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं थोड़ा आईटी का बंदा हूं, तो मैं आईटी के ज़रिए पूरे पाकिस्तान तक पहुंचना चाहता था। ठीक है। तो उस वक़्त मैं वहाँ पर अमेरिका में, मेरी जो इंस्पिरेशन एजुकेशन की थी वो ये थी कि मेरी अपने जो दादा का घर था, मैं ओरिजिनली गोल्डा गांव है, अब तो खैर इस्लामाबाद का हिस्सा बन गया, E11 का, गोल्डा शरीफ। जी, गोल्डा शरीफ के हम गोल्डा ख़ानदान है, उसका है, यानी वहाँ के मकामी लोग, वहाँ के मकामी, पिछले पता नहीं 400-500 साल से मेरी फैमिली वहाँ पर ही है। तो वो जो है मेरे दादा का घर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल था। अच्छा। तो मैं जब बचपन में छोटा सा था तो मेरी अम्मी वहाँ पे टीचर थी, मेरी फुफ्फी उसकी प्रिंसिपल थी। अच्छा। और उस गांव, बल्कि आसपास के जो है ना कई और गांव की बच्चियां वहीं आके पढ़ती थी, और तो मेरी अम्मी और मेरी फुफ्फी उनकी टीचर थी। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थी। यानी घुट्टी में एजुकेशन थी, बाद में आप आईटी में चले गए। अगरचे के बचपन में मैंने कोई ज़्यादा पढ़ाई में शौक़ नहीं लिया, बाद में अल्लाह का शुक्र है उन्होंने थोड़ी अक्ल दे दी अल्लाह मियाँ ने। लेकिन बाद में जब एहसास हुआ कि भाई कुछ करना है तो एजुकेशन ही मेरा पैशन था, तो मैं अमेरिका में एक खान एकेडमी के नाम से, वो भी फलाही है, काफ़ी मशहूर है, एक सलमान खान साहब हैं जो कि बंगाली अमेरिकन हैं, वहाँ पे उन्होंने इंग्लिश में अमेरिकन ऑडियंस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ निकाली। मेरी इंस्पिरेशन वहाँ से आई। ओके। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान को तो इसकी और भी ज़्यादा नीड है, जहाँ पे कि स्कूल्स की शॉर्टेज है, टीचर्स की शॉर्टेज है, आपको पता है कि कितने ज़्यादा बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। तो मैं उस मिशन को अपने साथ लेके आया अपने कारोबार के लिए। एक अपॉर्चुनिटी मिली पाकिस्तान मूव होने की, तकरीबन 27 साल रहने के बाद पाकिस्तान मूव होने की अपॉर्चुनिटी मिली, और आके मैंने कहा कि साथ ही मैं 2011 में मूव हुआ, 2012 में मैंने ये स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये एक मतलब ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला है कि लोगों को, बच्चों को ऑनलाइन घर बैठ के तालीम दी जाए और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, टोटली फलाही। बिल्कुल टोटली फलाही। ये बताइए कि जब कोविड आया
और पीटीवी के साथ वो कैसे इनिशियल चीज़ें कैसे डेवलप हुई, और मतलब एक विन विन सिचुएशन थी आप के फलाही काम के लिए भी, और पाकिस्तान एज अ स्टेट टीवी हमारी तो जिम्मेदारी बनती ही बनती है। सो ये रिश्ता कैसे बना? एक तो जी मैं जो है जो शफकत महमूद साहब हैं, आई थिंक वो काफ़ी इस मामले में एक इनोवेटिव इंसान है। उन्होंने काफ़ी ओपन माइंड होके नए अंदाज से चैलेंजेस को टैकल करने की कोशिश की। उनकी टीम के अंदर ये फिर कैपेबिलिटी आई कि जैसे ही कोविड आया उनको पता चल गया स्कूल्स तो अब नहीं खुल सके, तो उन्होंने फिर देखा आसपास कि कौन मौजूद है। तो उसमें उन्होंने हमारी जो सबक फाउंडेशन, मेरा जो फलाही इदारा है, उनसे उन्होंने रब्ता वो किया, और भी कुछ फॉर प्रॉफिट भी थे उनको भी उन्होंने इस्तेमाल जो है वो किया। और चूँकि कंटेंट बना हुआ था हमारा, तो बहुत जल्दी, मतलब मैं, बल्कि मुझे याद है कि हमें स्पेशल परमिशंस मिलती थी जब सारा शहर लॉकडाउन था, तो हमें डीसी साहब ने लेटर दिया हुआ था कि आप दफ्तर जाकर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने पीटीवी टेली स्कूल के लिए हर चीज़ इकट्ठी करनी थी। तो उस वक्त हमने, हमारी टीम ने और हमने मिल के बहुत, मेरे ख्याल में शायद महीने के अंदर अंदर हमने सारा कुछ इकट्ठा कर दिया। एग्जैक्टली और इसकी बड़ी मिसाल इस वक्त पूरी दुनिया में भी एजुकेशन सेक्टर में दी जाती है कि पाकिस्तान के टेलीविजन ने, यानी पीटीवी ने, किस तरह ऐसे जैसे उनको पहले से पता था कि कुछ होने वाला है और तैयारी पकड़ के बैठे हुए थे, ऐसा तो किसी को पता ही नहीं था। सो ऑब्वियसली दैट्स अ फेदर इन द कैप ऑफ पीटीवी एज वेल। इकबाल साहब ये बताएं कि अब कोविड तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन करेगा, होपफुली, इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन इस तरह की ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन को टेलीविजन की स्क्रीन के साथ जोड़ने का एक्सपेरिमेंट और इसके फ़वाइद या इसका रीच आउट ऑफ फ्यूचर में कैसा देखते हैं? अगर आप ओवरऑल देखें कि आपने स्टूडेंट्स तक पहुंचना है, देखें ना, जो ऑनलाइन तो एक सिर्फ मीडियम है जिसके थ्रू पहुंचना है। अगर ऑनलाइन इंटरनेट को कहते हैं तो पीटीवी ब्रॉडकास्ट है, उसके थ्रू पहुंचना है। स्कूलों के अंदर भी आप कंटेंट लोकल भी स्टोर कर सकते हैं। असल चीज़ है कि आपने बच्चे तक हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स पहुंचाने हैं, क्योंकि जितने भी आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जितने इंग्लिश और साइंस, ये दो टाइप, साइंस से मेरा मतलब मैथमेटिक्स और साइंस, कंप्यूटर्स, और मैट्रिक और एफएससी में तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी है, जो कि काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं और उनको पढ़ाने के लिए बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स की नीड है। और जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उसके लिहाज से टीचर्स हैं ही नहीं, सीधी सी बात है। तो और अब तो चूँकि मैं इस फील्ड में आया हूँ तो जाके अंदाज़ा हुआ कि नीड तो जितनी मैं सोची थी उससे बहुत ज़्यादा है। तो पीटीवी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ब्रॉडकास्ट मैकेनिज़्म है कि जितनी उसकी रीच है वो इंटरनेट की हो नहीं सकती आज के दिन में पाकिस्तान में। बिल्कुल, अगरचे कि इंटरनेट की रीच आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है, लेकिन पीटीवी के ज़रिए अब अगर आप, जैसे पीटीवी टेली स्कूल जो है वो उन्होंने अपने दिन में स्लॉट्स मुकर्रर करके रखे हैं कि अच्छा जी केजी का ये स्लॉट है, फर्स्ट पाँचवीं का, दूसरी का। तो इसी तरह अब बच्चे को रोज़ पता है कि मेरा इस वक्त से इस वक्त तक मेरे ग्रेड का, मेरी क्लास के सब्जेक्ट्स आने, यानी स्कूल मेरे घर आ जाएगा, स्कूल मेरे घर आ जाएगा, ठीक है। तो वो बैठ के वहाँ लेक्चर्स देख सकता है। अच्छा, अब ब्रॉडकास्ट जो है वो सिर्फ इब्तदा है, वो एक बच्चे को इनिशियल एक्सपोजर दे रहा है, और उसके बाद बच्चे को इंटरनेट की भी ज़रूरत है, या बच्चे के स्कूल के अंदर यही चीज़ अवेलेबल होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर पहली बार बच्चे ने फ़र्ज़ किया वो लेक्चर मिस कर दिया, फिर क्या होगा? या अक्सर आपको पहली बार बात समझ नहीं आती। मैं खुद जब बच्चा था, हम तो टीचर टीच कर रहा होता था, हम साथ वाले दोस्त से जो है ना खेल कूद कर रहे होते थे छुप छुप के। तो अब बच्चे तो उस एज में होते हैं। आप अगर अब देखें ना कि पहली से पाँचवीं तो बहुत ही छोटे हैं, और छठी से मैट्रिक तक भी बच्चे को इतने बड़े तो नहीं होते। तो अगर वो मिस हो गया, फिर आपको ऑन डिमांड जिसे कहते हैं, उसमें आपको ऑनलाइन चाहिए या स्कूल के अंदर चाहिए। असल चीज़ जिसकी नीड है वो है कि जी ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स टीच कौन करेगा। तो हमने क्या किया कि हमने एक टीम बनाई जिसके अंदर हमने हाईली क्वालिफाइड, हमारे एवरेज टीचर्स जो हैं वो एमफिल, उनकी क्रेडेंशियल्स यहाँ पे हैं, और बहुत सारे टीचर्स ने जाके पीएचडीज़ की हैं चाइना से, कोरिया से। पढ़ा बच्चों के लिए ही
कंटेंट बच्चों के लिए ही तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो मतलब छोटे प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे हमने जो है ना केजी से लेके तो 12वीं तक हमारा कंटेंट है। ठीक है। तो अब फर्ज किया अगर आपने 9th 10th का फिजिक्स टीच करनी है तो काफ़ी एडवांस सब्जेक्ट है, ये आम टीचर नहीं टीच कर सकता। तो उसके लिए हमने काफ़ी क्वालिफाइड टीचर्स जो है वो रखे और उसके थ्रू अब ये जब वीडियोस बन गए अब बच्चों तक पहुंचाना है इनको। ये दो चैलेंजेस हैं। दो चैलेंजेस, पहले तो कंटेंट डेवलपमेंट और फिर रीच। तो रीच वाला मामला पीटीवी ने हल कर दिया और कंटेंट डेवलपमेंट। इकबाल साहब, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे अभी राइजिंग पाकिस्तान में, लेकिन जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं ज़रा इस गुफ्तगू के होराइजन को थोड़ा सा मैं बढ़ाना चाहूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन चाहे इंटरनेट किसी वेबसाइट के थ्रू है या टेलीविज़न पीटीवी या किसी भी स्क्रीन के थ्रू है, ऐसे में जो कैंपस जो भी तो आपको बहुत कुछ दे रहा होता, तो कैंपस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन का फ़र्क, क्योंकि आपने सिर्फ उस सिलेबस से नहीं सीखना होता, उस कैंपस के एनवायरनमेंट से जो बच्चा सीखता है, चाहे वो कैंपस यूनिवर्सिटी लेवल का है, कॉलेज लेवल का है, 11वीं 12वीं का है या स्कूल का कैंपस है, तो इस हवाले से मैं आपकी राय लेना चाहूँगा, आपकी टेक लेना चाहूँगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी मिलते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। इकबाल मुस्तफ़ा खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा इकबाल भाई, ये बताइए कि अभी जो ब्रेक से पहले मैं बात कर रहा था कि कैंपस एजुकेशन का अपना चस्का है और वो चस्का आपको क्या दे रहा होता है, आपकी शख्सियत साजी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो शायद टीवी की स्क्रीन या ऑनलाइन नहीं कर रहा होता, या आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखें, टीचर को कभी भी आप सब्स्टिट्यूट उसकी रिप्लेसमेंट नहीं बन सकते, क्योंकि टीचर ने सिर्फ वो मैथ या साइंस नहीं टीच करनी, उसने बच्चे को प्यार भी देना है, उसने बच्चे को कभी कभी थोड़ी सी डांट भी देनी है, उसने बच्चे पे निगाह रखनी है। असल टीचर आप कह लें जो मॉडर्न टर्म में प्रोजेक्ट मैनेजर है बच्चे की लर्निंग का, उसकी शख्सियत साजी का। उसने क्या सीखा है, फिर उसके बाद सिर्फ तालीम नहीं है, तरबियत भी है साथ, कि उसमें बच्चे ने दोस्तों से जाके गप्पे मारनी है, स्पोर्ट्स खेलनी है। तो ये कभी भी ऑनलाइन एजुकेशन इसका बदल नहीं बन सकती। ठीक। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन एक इंतहाई पावरफुल टूल है कि इसकी गैर मौजूदगी में सिर्फ आपको वो एक मौका मिलता है क्लास के अंदर टीचर के लेक्चर का। अगर वो लेक्चर मिस हो गया या फ़र्ज़ किया टीचर को वो कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं आता था, मैं आपको बताऊं कि हमारा पाकिस्तान में टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स की बहुत शॉर्टेज है। साइंस में तो अभी हज़ारों स्कूल्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जहां एक टीचर है, सिर्फ हज़ारों। एक टीचर से क्या मुराद? पूरा स्कूल एक टीचर रन कर रहा है। ठीक है। प्राइमरी स्कूल जो हैं हज़ारों ऐसे हैं जिसमें पूरा सिर्फ एक टीचर है। अच्छा, तो और फिर मैट्रिक टाइप थोड़े से उसमें साइंस जो है वो आर्ट्स के टीचर टीच करते हैं क्योंकि है ही नहीं। तो अब ऐसे मामलात में अगर आपके पास ऑनलाइन ई लर्निंग जिसे कहते हैं, वीडियो की शेप में एक इंतहाई अच्छी क्वालिटी के, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स बने होंगे, तो वही टीचर जो आर्ट्स का टीचर है अचानक इंतहाई इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उससे बेनिफिट वो खुद भी कर रहा होगा। हाँ, खुद भी कर रहे, लेकिन वो जो बच्चे तो कर ही रहे हैं, मतलब टीचर भी देख, बच्चे को मैथ तो वीडियो से सिखा देगा, लेकिन जो दूसरा 50% है जिसमें बच्चे की तरबियत होनी है, बच्चे को उसने देखना है पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, नहीं पढ़ा तो माँ बाप से बात करनी है कि इसने होमवर्क नहीं किया, इम्तिहान कौन लेगा, इम्तिहान भी तो वो लेने हैं। तो वो सारा टीचर का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं ना, वो तो कभी भी ऐसा। और टीचर्स जो हैं वो ये बात रियलाइज़ करते हैं कि ई लर्निंग जो है उनके लिए एक ऐसा ही टूल है जैसे कंप्यूटर आ गया। पहले आप हाथ से लिखते थे, अब कंप्यूटर से लिखते हैं। तो ई लर्निंग में ये, और ई लर्निंग का फ़ायदा एक ये भी है कि आप आम टीचर सिर्फ ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं। अब हम भी ब्लैक बोर्ड स्टाइल की टीचिंग करते हैं कि उसमें हम साथ पिक्चर्स भी डाल सकते हैं, हम साथ बीच में शॉर्ट वीडियोस किसी और, आपने फ़र्ज़ किया ज़ू जो चिड़ियाघर के बारे में बच्चे को टीच करना है, तो अच्छा नहीं होगा अगर आप चिड़ियाघर दिखा दें एक वीडियो की शेप में, अच्छा नहीं होगा कि वही शेर या वही भालू आप दिखा सकें। यानी ई लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि ये उन बच्चों के लिए है जो स्कूल नहीं जा सकते या जा रहे, या स्कूल बंद है या स्कूल नहीं है। ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट उन बच्चों के लिए भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल सोर्स है। और इसमें जो एंगल है ना कि एग्जिस्टिंग टीचर्स भी उसको उन वीडियोस को देख के सीख सकते हैं। ऑन अ पर्सनल नोट,
आपने अब तक की गुफ्तगू में 2 दफ़ा जिक्र किया है कि मैं बहुत शरारती था, मैं पढ़ाई में शौक नहीं रखता था, और फिर आपने माशाल्लाह अमेरिका में जाके कारोबार, अब यहाँ पे अब आप आईटी का बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब माशाल्लाह यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। थोड़ा सा बच्चों को ये भी बताएं और माँ बाप को ये बताएं कि बच्चे अगर शरारती हैं तो फिर भी वो बड़े होकर कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं। बिल्कुल। मैं तो जी, मेरा हाल ये था कि मैं अपने हम 9 बहन भाई थे उस वक्त, फैमिलीज का साइज़ बड़ा होता था, तो उसमें से मैं सबसे कम परफॉर्मिंग बच्चा था पढ़ाई में। अच्छा है जी, और खेल कूद में सबसे तेज़ था। तो मैंने वालिद साहब इत्तेफाक से मैंने कहा जी मुझे अमेरिका, उस वक्त सबको शौक़ था, ये अर्ली 80s की बात कर रहा हूँ, 83 84 की। तो मैंने कहा जी मैं अमेरिका जाना है। तो मुझे अभी भी याद है, उन्होंने मुझे पंजाबी की एक कहावत कहा, कहते हैं बेटा जेड़े इत्थे पैड़े हो लाहौर भी पैड़े। मुझे समझ आ गई ये कहा। वो पहली बार मैंने कहावत सुनी थी। कहते हैं तुम ये करो तो वो करो तो इतना इम्प्रूव करो। मैंने कहा इम्प्रूव करना था, है जी। फिर लेकिन मैंने बहनों को इस्तेमाल किया, कोई सियासत की, कोई इमोशनल कार्ड खेल, तो उसकी तरफ भेज दिया। वो भेजना इतना गेम चेंजर हुआ कि मेरा दिमाग जो है वो बड़े बड़े इम्तिहानों में नहीं चलता। अच्छा, मुझसे बोर्ड के बड़े इम्तिहान नहीं हो सकते। तो अमेरिका की तालीम जो है वो साथ साथ इम्तिहान लेते हैं, वहाँ होमवर्क के भी नंबर हैं, अटेंडेंस के भी नंबर हैं। अच्छा, इसमें मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया और मुझे वहाँ पे जाके मेरी एक टर्न अराउंड हो गया, और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं वहाँ पे मैंने सीखा और पढ़ा आगे। तो मेरा जो माँ बाप से भी इस वक्त बहुत बड़ी एडवाइस है कि आप बच्चे के ग्रेड्स के पीछे ना भागें। ठीक है। आप अगर गौर करें, सिर्फ ये गौर करें कि आपकी जनरेशन में या आपके अभी आसपास कितने बच्चे हैं जो ए ग्रेड लेके आगे ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं, वर्सेस आज जो कामयाब लोग हैं उनके ग्रेड्स कितने आते थे, आपके अपने ग्रेड्स कितने आते थे। जो बच्चा वेल राउंडेड बच्चा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सी या डी या एफ ग्रेड लें, लेकिन बी ग्रेड, ए ग्रेड, जो बच्चा वेल राउंडेड होगा, जो खेल कूद करेगा, वो ज़िंदगी के चैलेंजेस को ज़्यादा अच्छी तरह करेगा। जो कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स करेगा वो ज़िंदगी की हार जीत सीखेगा। अब ज़िंदगी में सिर्फ जीत तो नहीं होती, आपको पता है कितनी डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं। अगर आपने सिर्फ किताबें पढ़ी हुई हैं तो कैसे चैलेंज उसको करेंगे। और ऐसे में म्यूजिक या आर्ट्स या जनरल, मतलब उन चीज़ों को की तरफ लेके जाना, मतलब मेरा ख्याल में तो एक म्यूजिक का इंटरेस्ट रखने वाला बच्चा कल को मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशलाइज करता है तो वो भी उसको हेल्प करेगी। बिल्कुल। एंड वाइस वर्सा। मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे बुरा सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ लगता था, पता नहीं क्यों, लेकिन आज मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट हिस्ट्री लगता है। हाँ। तो वो वक्त के साथ बंदा बदलता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा कहूँगा कि हमारे आजकल यहाँ पे एक दौड़ लग गई है कि ट्यूशन सेंटरों में जाएं और अच्छे नंबर लेके आएँ, क्योंकि आगे दाखिला नहीं अच्छा होगा। तो ये भी तो देखें ना, रियलिटी है इकबाल साहब। अब वो दाखिला नहीं मिल रहा होता, अब वो नंबर नहीं बच्चे के अच्छे आएंगे तो वो जी, अब आई डोंट नो, जो बड़े बड़े हमारे तालीमी इदारे हैं जी, नस्ट में दाखिला नहीं मिलेगा तो GIK में नहीं मिलेगा, तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी का मेरिट ये जा रहा है। अब वो मेरिट के दौर में बच्चे पे प्रेशर तो है। अच्छा, मेरी चूँकि इत्तेफाक से IT की कंपनी भी है, तो मैं यहाँ पे हम पिछले 20 साल से यहाँ पे IT एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को हायर भी करते हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो हर यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, वो काम के होते हैं, जो बच्चा सीखने वाला होता है। तो असल बात यह है कि आपका बच्चा इस वक्त क्या रिलैक्स होके लर्निंग कर रहा है या वो सिर्फ ग्रेड्स ले रहा है। क्योंकि अगर आप सिर्फ इम्तिहान पास कर रहे हैं तो आगे जाके आप थोड़ा सा भी, जो कहते हैं ना, पर्चे से हट के क्वेश्चन आ गया फिर क्या होगा। पर्चे से हट के क्वेश्चन तो तभी, मैंने जो अमेरिका की बात की, वहाँ का निज़ाम ऐसा था कि वो क्वेश्चंस ऐसे करते थे कि असल आपकी नॉलेज चेक करते थे। मुझसे रट्टा नहीं कि बस रट्टा नहीं, हाँ, ए का जवाब B है और C का जवाब D है, बिल्कुल, उस पे नहीं चलते थे, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। थिंकिंग। अच्छा, एक चीज़ में आपने वो जो एक बात मैं दोबारा कमेंट करना चाह रहा था कि जो असल आजकल स्कूलों के अंदर असल जो कॉन्सेप्ट है उसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। अच्छा, जो आपने बिल्कुल वही उसी की डेफिनेशन बता दी कि आज ये ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग ये सिर्फ गरीब बच्चों के लिए नहीं है, ये गरीब से लेके अमीर तक के लिए है। और आज लर्निंग तब होगी जब क्लासरूम के साथ साथ आपकी ये ई लर्निंग ब्लेंड हो चुकी होगी। जब ब्लेंड होगी तब आप असल मानों में इसको सीखेंगे। अच्छा, एक बहुत बड़ा चैलेंज
जो मैं आई डोंट नो फोर्स ही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ, मैं खुद भी पेरेंट नहीं हूँ, ना ही मैं उस एज के अंदर स्टूडेंट हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि अब ई लर्निंग के अंदर माँ बाप के पास वक्त नहीं, वो हर वक्त नहीं देख सकते कि उस टैब के ऊपर या उस कंप्यूटर की स्क्रीन पे या स्मार्टफोन पे बच्चा क्या देख रहा है, वो क्या जाके जो उसको रिक्वायर्ड था। तो ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के, क्योंकि अब वैसे बच्चों की एज कम, अब क्लास 1 का 2 का बच्चा जब घुस गया उस मशीन के अंदर, अब वो मशीन उसको किधर से किधर लेके जा रही है। इस वाले से कोई एक दो हमें टिप्स दें कि पेरेंट्स किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं बच्चे की अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन द डिजिटल वर्ल्ड। देखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे वक्तों में नॉन डिजिटल वर्ल्ड में माँ बाप अपने बच्चों पे निगाह रखते थे, अगर आप बच्चे के ऊपर निगाह रखेंगे तो कोई इतना टेक्निकली चैलेंजिंग चीज़ें नहीं हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी माँ बाप को समझ नहीं आ रही तो बच्चे के बड़े बहन भाइयों में से कोई ना कोई होगा जिसको कि समझ आ रही है, चचा फुफ्फो घर कोई में। ना कोई। अगर जो सबसे बड़ा खौफ होता है माँ बाप का, अगर मैंने बच्चे को इंटरनेट एक्सेस दे दी तो फिर वो जो सोशल मीडिया जो अनचेक्ड इंटरेक्शन है दूसरों से, वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आप मॉनिटरिंग करें। कहते हैं ना कि यही बिजली है जिससे आपको करंट लग के मर भी जाएंगे, उसी से बत्ती भी जलती है। बिल्कुल। तो आपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है फ़ायदे के लिए, और माँ बाप की ज़िम्मेदारी जो है वो बहरहाल बच्चों की देखभाल उनकी ज़िम्मेदारी है। अगर वो उसको आउटसोर्स कर दें और फिर बाद में कंप्लेन करना शुरू कर दें तो फिर वो कि जी अगर बच्चा बिल्कुल तन्हा बैठा हुआ है उस एज में, जो टीन एज बच्चे होते हैं, उस वक्त तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो उनको पूरी एक्सेस दें, बच्चे को कॉन्फिडेंस दें ताकि बच्चा मॉडर्न वर्ल्ड के लिए तैयार हो, लेकिन साथ ही बच्चे का दोस्त बन के उसके साथ शामिल हों, देखें कि वो क्या देख रहा है, वो क्या किससे बात कर रहा है, किससे एक्सेस कर रहा है, उसके डिवाइस के ऊपर कोई ऐसे पासवर्ड ना हो जो आपको ना पता हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप बच्चे को पता होगा कि मेरी हर चीज़ खुली किताब है तो फिर वो भी चेक में रहेगा। लेकिन अगर वो ना करें और उसके बदले उससे ये सब कुछ ले लें तो फिर वो आपने उसको बैकवर्ड कर दिया। ठीक ठीक। नशिस्त के अख्ताम पे बिल्कुल मैं तो हाईली इनकरेज करूँगा तमाम पेरेंट्स को, बच्चों को, कि वो पीटीवी टेली स्कूल की इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाएं। नो मैटर कि अब स्कूल्स काफ़ी खुल भी गए हैं, लेकिन टेली स्कूल पे आपको जो कंटेंट मिलता है, जैसे कि इकबाल साहब ने हमें बताया कि वो बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेंड टीचर्स हैं जो आपके 7वीं के बच्चे को हिसाब या 9वीं के बच्चे को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। तो आपका बच्चा स्कूल जा भी रहा है, कोशिश करें कि वो टेली स्कूल की इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाए। और पीटीवी ने कोविड के साथ इसको बंद करने का बिल्कुल भी फैसला नहीं किया, ये चीज़ अभी ऑन गोइंग है, चल रही है। वही बात है, कोविड ने इकबाल साहब बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हमें दी हैं, और आई थिंक टेली स्कूल इज़ वन ऑफ दोस। डेफिनेटली। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम चल के लेंगे अब आपसे इजाज़त। जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, खुश रहिए, खुदा हाफिज़।